राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है हिसाब। आज के बाद मेरी कमाई का एक भी रुपया कहाँ जाएगा, इसका हिसाब मैं नहीं दूंगी। लेकिन आज से पहले आपकी पूरी तनख्वाह कहाँ जाती थी, उसका हिसाब पहले आप देंगे। पूजा की बस इतनी सी बात सुनते ही खाने की थाली में बैठे सभी लोग के हाथ रुक गए। दीपक के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसकी माँ सावित्री देवी ने गुस्से में गिलास पटक दिया और बोली, बहुएं अपने पति से ऐसे सवाल नहीं करती। पूजा ने बिना आवाज़ ऊंची किए सिर्फ इतना कहा, तो फिर पति भी अपनी पत्नी से ऐसे सवाल नहीं करते जिनका जवाब वो खुद कभी नहीं देते। उस एक पल ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। पूजा और दीपक की शादी को अभी 1.5 साल हो चुका था। दीपक एक सरकारी विभाग में क्लर्क था और हर महीने अच्छी तनख्वाह लाता था। पूजा भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी सैलरी दीपक से कम थी, लेकिन वह कभी अपनी कमाई को लेकर घमंड नहीं करती थी। शादी के बाद उसने अपनी सैलरी से घर में छोटे मोटे खर्च, बिजली का बिल, गैस, दवाइयाँ और त्योहारों की खरीदारी तक चुपचाप संभाल ली थी। उसे लगता था कि यही परिवार चलाने का तरीका होता है। लेकिन धीरे धीरे उसे एक बात खटकने लगी। हर महीने की पहली तारीख के बाद दीपक उसके सामने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाता और पूछता, इस बार कितनी सैलरी आई है, कितना खर्च किया, किस चीज़ पर कितना पैसा लगा, बैंक में कितना बचा है। पूजा बिना कुछ छिपाए हर बात बता देती। उसे लगता था पति पत्नी के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए। मगर जब वह एक दिन मुस्कुराकर बोली, अच्छा अब तुम भी बता दो तुम्हारी पूरी सैलरी कहाँ खर्च होती है, तो दीपक का चेहरा सख्त हो गया। वह बोला, मेरी कमाई का हिसाब पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा ठीक समझूंगा वैसा करूंगा। पूजा ने उस दिन बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा, लेकिन उसके मन में पहली बार एक सवाल बैठ गया कि अगर दोनों की कमाई इस घर की है तो हिसाब सिर्फ उसी से क्यों मांगा जाता है। उसने कई महीने तक ध्यान से देखा। हर महीने वही सवाल, वही पूछताछ, वही हिसाब किताब। लेकिन दीपक की कमाई का जिक्र आते ही बात बदल दी जाती थी या गुस्से में ख़त्म हो जाती। एक रविवार को पूजा बाजार जाने के लिए अपनी अलमारी से पैसे निकाल रही थी कि तभी सावित्री देवी कमरे में आ गई। उन्होंने बिना पूछे अलमारी देख ली और बोली, इतने पैसे बचा कर रखे हैं, फिर भी हर महीने कहती हो खर्च हो गए। पता नहीं बहुएं पैसे कहाँ छिपाती रहती हैं। पूजा ने पहली बार सीधा जवाब दिया, माँ जी, ये पैसे मैंने अपनी माँ की दवा के लिए अलग रखे हैं, उन्हें भेजना था जो भूल गई हूँ मैं। सावित्री देवी ताना मारते हुए बोली, ससुराल का घर पहले होता है, मायका बाद में। पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक बात साफ हो गई। इस घर में उसकी कमाई सबकी मानी जाती है, मगर उसका अधिकार किसी को नहीं मंजूर था। वहीं दूसरी तरफ दीपक पूरी तनख्वाह कहाँ जाती थी, यह सवाल पूछना भी जैसे गुनाह था। उस रात उसने तय कर लिया कि अब वह चुप रहकर तमाशा नहीं देखेगी, हिसाब मांगेगी। आखिर पैसा जाता कहाँ है। अगले महीने की पहली तारीख आई तो हमेशा की तरह रात का खाना खत्म होते ही दीपक अलमारी से वही पुराने कॉपी और पेन लेकर निकल आया। उसने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, चलो पूजा, इस महीने का हिसाब बता दो। सैलरी कितनी आई, कितना खर्च हुआ,
कितना बचा। पहले की तरह पूरे घर की निगाहें पूजा पर थी, लेकिन इस बार पूजा चुपचाप रसोई में एक गिलास पानी लेकर आई, सामने बैठी और शांत आवाज़ में बोली, ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आज पहले तुम अपनी सैलरी का हिसाब बताओ। दीपक ने भौवें चढ़ा ली। मैंने कहा ना, मेरी कमाई का हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है। पूजा ने उसी शांति से कहा। तो फिर मेरी कमाई का हिसाब मांगने का भी कोई हक नहीं है तुम्हें। इतना सुनते ही सावित्री देवी बीच में बोल पड़ी। देख रहे हो दीपक, नौकरी क्या कर ली, अब पति से जवाब मांग रही है। पूजा ने सास की तरफ देखकर कहा, माँ जी, जवाब नहीं मांग रही हूँ, बराबरी मांग रही हूँ। अगर घर पति पत्नी दोनों मिलकर चला रहे हैं तो नियम भी दोनों पर एक जैसा होना चाहिए। दीपक को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने कॉपी बंद करते हुए कहा, बहुत बहस करने लगी हो तुम। पूजा बोली, बहस तब होती जब मैं तुम्हें हर महीने कटघरे में खड़ा करती। 1.5 साल से सिर्फ मैं ही जवाब देती आई हूँ। आज पहली बार मैंने एक सवाल पूछा है तो तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? साफ साफ हिसाब बता दो, बात खत्म। घर में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तभी दीपक के पिता राम नारायण जी, जो अब तक चुप बैठे थे, धीरे से बोले, दीपक, अगर बहू अपना पूरा हिसाब देती है तो तुम्हें भी देने में दिक्कत क्या है? दीपक ने तुरंत कहा, पापा, मैं अपनी आधी तनख्वाह माँ के खाते में डालता हूँ। कुछ पैसे अपने पीएफ और निवेश में जाते हैं, बाकी मेरे निजी खर्च हैं। पूजा ने बिना गुस्से में पूछा, बस यही बात तो मैं जानना चाहती थी। अगर सब ठीक है तो छिपाने की ज़रूरत क्यों थी? मुझे हर छोटी बड़ी खरीदारी तक बतानी पड़ती है, लेकिन तुम्हारे लिए अलग नियम क्यों? दीपक के पास इस सवाल का सीधा जवाब नहीं था। उसी समय पूजा अपने कमरे में गई और एक फाइल लेकर वापस आई। उसने उसमें रखे बिजली के बिल, गैस की रसीदें, दवाइयों का बिल और घर के दूसरे खर्चे के कागज़ मेज पर रख दिए। वह बोली, ये देखिए, पिछले 1 साल से मैंने अपनी सैलरी से क्या क्या दिया है। मैंने कभी किसी से तारीफ़ नहीं मांगी, क्योंकि ये भी मेरा घर है। लेकिन हर महीने मुझसे ऐसे हिसाब लिया जाता है जैसे मैं इस घर की सदस्य नहीं, किराएदार हूँ। राम नारायण जी धीरे धीरे सारे कागज़ देखने लगे। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें पहली बार पता चल रहा था कि घर के कितने खर्च पूजा बिना बताए उठाती रही थी। वहीं सावित्री देवी और दीपक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि बात पैसों की नहीं, भरोसे और बराबरी की थी। राम नारायण जी ने एक एक रसीद ध्यान से देखी। फिर उन्होंने दीपक की तरफ देखा और बोले, बेटा, मुझे तो आज पता चला कि पिछले 1 साल से घर के कितने खर्च बहू चुपचाप उठाती रही है। बिजली का बिल, गैस, मेरी दवाइयाँ, त्योहार की खरीदारी। किसी दिन इसने आकर नहीं कहा कि मैंने ये किया या वो किया। अगर इसने कभी हिसाब नहीं मांगा तो तुम हर महीने इससे पूछताछ क्यों करते रहे? और सावित्री, तुम उन पैसों का क्या करती हो जो दीपक हर महीने आधी तनख्वाह तुम्हारे खाते में डालता है, जो ये सब खर्चे बहू करती आ रही है? सावित्री देवी और दीपक के पास
कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, मैं तो घर संभालने के लिए पूछता था। पूजा ने उसी समय बात पकड़ ली। घर संभालने के लिए हिसाब चाहिए या सिर्फ मेरी कमाई का हिसाब चाहिए? अगर सच में घर संभालना मकसद होता तो हम दोनों बैठकर हर महीने दोनों की आमदनी और खर्चे लिखते। लेकिन यहाँ तो हमेशा एक ही आदमी सवाल पूछता रहा और एक ही इंसान जवाब देता रहा। सावित्री देवी को अपनी बात कटती हुई अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फिर कहा, बहू, घर में बड़े छोटे का लिहाज भी कोई चीज़ होती है। पूजा ने सम्मान से उनकी तरफ देखा और बोली, माँ जी, मैंने कभी आपका अनादर नहीं किया, लेकिन सम्मान एक तरफा नहीं होता। जिस दिन से इस घर में आई हूँ, हर महीने मुझे अपनी तनख्वाह का पूरा हिसाब देना पड़ता है। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं या नहीं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। पूजा उठी, अलमारी से अपना बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड लेकर आई और मेज़ पर रख दिए। वह बोली, आज तक मैंने ये सब बिना सोचे आपके भरोसे पर रखा था, लेकिन आज से यह बदलाव होगा। मेरी सैलरी पूरा मेरे पास ही रहेगी, मैं किसी को नहीं दूंगी। घर का जितना खर्च हम दोनों मिलकर तय करेंगे, उतना मैं हर महीने दूंगी। लेकिन अब हर महीने सिर्फ मुझसे पूछताछ नहीं होगी। अगर बजट बनेगा तो दोनों की कमाई सामने रखकर बनेगा। दीपक ने पहली बार महसूस किया कि पूजा गुस्से में नहीं बल्कि पूरी समझदारी से बात कर रही है। उसने धीरे से कहा, तुम पहले भी ये बात कह सकती थी। पूजा हल्की से मुस्कुराई। मैंने कई बार कोशिश की थी दीपक, लेकिन हर बार मेरी बात बीच में ही रोक दी गई। आज आपने सबके सामने पूछ लिया, इसीलिए मुझे भी सबके सामने जवाब देना पड़ा। राम नारायण जी ने गहरी सांस ली और बोले, गलती पूजा की नहीं है। घर चलाने का मतलब सिर्फ बहू से हिसाब लेना नहीं होता। नियम अगर बनेंगे तो सबके लिए एक जैसे बनेंगे। इतना सुनते ही सावित्री देवी बिल्कुल चुप हो गई। उन्हें समझ आ गया कि अब बात पुराने तरीकों से नहीं चलेगी। दीपक भी सिर झुकाए बैठा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसने पत्नी को जीवन साथी से ज़्यादा एक जवाब देने वाली इंसान समझ लिया था। अब फैसला उसी के हाथ में था कि वह अपनी गलती मानेगा या फिर अपने अहंकार को बचाने की कोशिश करेगा। दीपक उस रात देर तक सो नहीं पाया। पूजा की एक एक बात उसके कानों में घूम रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसने कभी यह सोचा ही नहीं कि जिस हिसाब को वह अपनी जिम्मेदारी समझता था, वही हिसाब पूजा के लिए हर महीने एक परीक्षा बन जाता था। उसने कभी अपनी नीयत पर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन आज उसे समझ आया कि नीयत अच्छी होने से ज़्यादा ज़रूरी तरीका सही होना होता है। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर पूरा परिवार बैठा था। दीपक ने खुद अलमारी से वही कॉपी निकाली जिसे देखकर पूजा के मन में हर महीने घबराहट होने लगती थी। लेकिन इस बार उसने कॉपी पूजा के सामने नहीं बल्कि दोनों के बीच में रखा। वह बोला, आज से इस कॉपी में सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा हिसाब लिखा जाएगा। मेरी सैलरी कितनी आई, कहाँ खर्च हुई, कितना बचा, सब पहले मैं लिखूँगा। उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो तुम भी लिख देना।
पूजा ने उसकी तरफ देखा। दीपक की आवाज़ में आदेश नहीं, बराबरी थी। राम नारायण जी मुस्कुराए और बोले, यही तरीका शुरू से होना चाहिए था। घर विश्वास से चलता है, पूछताछ से नहीं। सावित्री देवी कुछ देर तक चुप रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बहू, अगर मेरी बातों से तुम्हें कभी बुरा लगा हो तो उसे यहीं ख़त्म कर देते हैं। आदत पुरानी थी, लेकिन अब बदलनी पड़ेगी। पूजा ने बिना कोई ताना मारे सिर्फ इतना कहा, माँ जी, मुझे किसी से ज़्यादा नहीं चाहिए। बस घर के नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। उस दिन दीपक ने अपने बैंक खाते, हर महीने होने वाले निवेश और घर के खर्च का पूरा विवरण खुद पूजा को दिखाया। दोनों ने मिलकर तय किया कि हर महीने पहले ज़रूरी खर्चे लिखे जाएंगे, फिर बचत होगी और उसके बाद दोनों अपनी अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए कुछ रकम बिना किसी सवाल के रख सकेंगे। किसी को किसी से छिपाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन किसी से एक तरफा जवाब भी नहीं मांगा जाएगा। उस दिन के बाद उस घर में हिसाब किताब की कॉपी तो हर महीने खुलती रही, लेकिन उसमें सिर्फ पैसों का लेखा जोखा नहीं लिखा जाता था, बल्कि एक ऐसा भरोसा भी दर्ज होता था जिसमें पति पत्नी दोनों बराबर थे। दीपक ने समझ लिया था कि पत्नी से पारदर्शिता की उम्मीद करने से पहले खुद भी उतना ही पारदर्शी होना पड़ता है। और पूजा को भी यह सुकून मिल गया कि अब वह इस घर में सिर्फ हिसाब वाली बहू नहीं, बल्कि बराबरी का सम्मान पाने वाली जीवन साथी है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।